जून 2005 दुबई का एक लग्जरी होटल, हजारों मेहमान और उसी भीड़ में आने वाला था भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम। लेकिन इस बार शिकार तैयार था। भारत ने चाल चली थी, खतरनाक और पूरी तरह ऑफ द बुक। इस मिशन की कमान थी एक ऐसे आदमी के हाथ में जिसे दुनिया जानती है, भारत का जेम्स बॉन्ड, अजीत डोभाल। 2 शूटर, नकली पहचान, सामने की बिल्डिंग से क्लियर शॉट, बस एक ट्रिगर और 1993 का हिसाब खत्म। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर एक फोन कॉल, एक गलती और अपने ही सिस्टम ने इस मिशन को बना दिया भारत का सबसे बड़ा अधूरा ऑपरेशन। जून 2005 इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में एक बेहद अहम मीटिंग चल रही थी। मकसद साफ था, भारत के सबसे डेयरिंग ऑपरेशन को अंजाम देना। कमरे में बैठे सभी अफसरों की नज़र सामने लगी स्क्रीन पर टिकी थी। तस्वीरें एक एक करके बदल रही थीं और हर नई तस्वीर के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। ये कोई आम तस्वीरें नहीं थीं। इनमें 1993 के मुंबई बम धमाकों का खौफनाक मंजर दिख रहा था। वो धमाके जिनमें 250 मासूमों की जान गई थी और जिनके पीछे था दाऊद इब्राहिम। दाऊद भारत छोड़ चुका था। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सुरक्षा में कराची में एक राजा की तरह रह रहा था। तभी स्क्रीन पर एक और चीज सामने आती है, एक शादी का कार्ड। साल 2005 की गर्मियां। भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी जानकारी मिली थी, ऐसी जानकारी जिसका इंतजार 1993 से किया जा रहा था। खबर पूरी तरह पक्की थी। दाऊद इब्राहिम की बेटी महारोक की शादी तय हो चुकी थी। लड़का था पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान जावेद मियांदाद का बेटा जुनैद। शादी मक्का में होनी थी, लेकिन असली खेल कहीं और था। 23 जुलाई 2005 दुबई के आलीशान ग्रैंड हयात होटल में एक भव्य रिसेप्शन रखा गया था। कमरे में मौजूद अफसर उस कार्ड को हैरानी से देखते रह जाते हैं। कुछ समझ पाते उससे पहले एक अफसर खामोशी तोड़ता है। यही मौका है, भारत के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने का सबसे सही मौका। कमरे में बैठे हर अधिकारी इस बात से सहमत हो जाता है। फैसला लिया जाता है, दुबई में घुसकर दाऊद को खत्म किया जाएगा। लेकिन यह कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था। इतिहास में पहली बार इस तरह के खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी किसी मौजूदा अधिकारी को नहीं, बल्कि हाल ही में रिटायर हुए एक नाम को सौंपी जाती है, भारत का जेम्स बॉन्ड, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर हो चुके थे। लेकिन सच यही है, जासूस कभी रिटायर नहीं होते। उनका करियर खुद इसकी गवाही देता है। 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जहां उन्होंने रिक्शा चालक बनकर मंदिर के आसपास घूमते हुए जानकारी जुटाई। या फिर मिजोरम, जहां उन्होंने उग्रवादी नेता लाल डेंगा के कमांडरों को बिना गोली चलाए सिर्फ अपनी बातों से भारत के पक्ष में कर लिया। डोभाल हमेशा अलग सोचते थे, आउट ऑफ द बॉक्स। दाऊद को पकड़ने की योजना वो लंबे समय से बनाते आ रहे थे। अपने खुफिया करियर के दौरान वो पाकिस्तान में भी काफी समय तक रहे थे। उन्हें दाऊद की गतिविधियों की गहरी जानकारी थी। कई बार उन्होंने उसे पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन हर बार एक ही बाधा सामने आई, सरकारी मंजूरी। विदेशी जमीन पर ऑपरेशन करना सरकार के लिए बड़ा जोखिम था। मीटिंग खत्म होते ही तत्कालीन IB चीफ नरसिम्हन डोभाल को फोन करते हैं। वो साफ बताते हैं, IB दाऊद को खत्म करने का ऑपरेशन करना चाहती है और 1993 से उसे ट्रैक कर रहे व्यक्ति के तौर पर इस मिशन के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं। बस एक शर्त थी, ये ऑपरेशन पूरी तरह ऑफ द बुक रहेगा। डोभाल सब समझ जाते हैं। उसी पल वो इस मिशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं, भारत के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने की जिम्मेदारी। लेकिन असली चुनौती अब सामने थी, दुबई, जहां भारत सीधे तौर पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता था। अगर भारतीय कमांडो वहां पकड़े जाते तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी बन सकता था। यहीं पर काम आई अजीत डोभाल की रणनीतिक सोच। ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेते ही डोभाल अपनी जासूसी की दुनिया के तजुर्बे का इस्तेमाल कर विकल्प खोजने लगते हैं। कई देर सोच विचार के बाद डोभाल एक फोन मिलाते हैं और दाऊद की सारी बात सुनने के बाद ये आदमी नेपाल फोन लगाता है। इस फोन के तुरंत बाद नेपाल के एक पहाड़ी गांव में हलचल मचने लगती है। 2 आदमी बड़ी हफर तफरी में इस गांव से निकलते हैं और टैक्सी पकड़ कलकत्ता के लिए निकल जाते हैं। कलकत्ता से ये दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं।
दिल्ली पहुंचते ही ये और किसी से नहीं बल्कि अजीत डोभाल से मिलने जाते हैं। दोस्तों, ये दो आदमी और कुछ नहीं बल्कि दाऊद को मौत के घाट उतारने के लिए डोभाल ने बुलाए थे। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों आदमी कोई जासूस या फौजी नहीं बल्कि भारत से भागे हुए दो कुख्यात गैंगस्टर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तनासा हैं। आखिर गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे डालने वाले डोभाल आज खुद क्यों इन दोनों के साथ हाथ मिला लेते हैं, ये जानने के लिए हमें दाऊद के गैंगस्टर बनने की कहानी जाननी होगी। साथ ही वो अनोखा किस्सा भी जानना होगा जो आगे चल के उसकी मौत और डोभाल का गैंगस्टर से हाथ मिलाने का कारण बनेगा। 1955 में महाराष्ट्र के कोकण इलाके में दाऊद इब्राहिम कसकर का जन्म होता है। दाऊद बचपन में ही स्कूल छोड़ छोटी मोटी चोरी चकारी करने लगा था। 1970 तक उसका क्राइम की दुनिया में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया था कि वो बासु दादा नाम के बंदे की गैंग से जुड़ जाता है। कुछ साल अंडरवर्ल्ड की दुनिया को समझने के बाद 1970 के अंत तक दाऊद अपने भाई साबिर इब्राहिम कसकर के साथ साथ मिलकर डी कंपनी नाम की गैंग बना लेता है। डी कंपनी अपने शुरुआती दिनों से ही बड़े बड़े कलाकारों से वसूली गुजरात के जरिए मुंबई से गोल्ड स्मगलिंग और पाकिस्तान से हीरोइन का नशा मुंबई की गलियों तक पहुंचाने लगी थी। डी कंपनी देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बना लेती है और ये बात उस समय मुंबई के खतरनाक डॉन करीम लाला को हरगिज हजम नहीं हुई। करीम लाला जो पठान गैंग का हेड था, वो कैसे भी कर डी कंपनी को रास्ते से साफ करना चाहता था। इसी के चलते 1981 में पठान गैंग के आदमी दाऊद के भाई साबिर की हत्या कर देते हैं। इसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड एक अलग ही रूप ले लेता है। दाऊद अब कैसे भी कर पठान गैंग का खात्मा करना चाहता था और पठान गैंग दाऊद को मार गिराना चाहती थी। एक तरफ ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ राजेंद्र निकालजे नाम का एक नौजवान डी कंपनी में शामिल होता है। फिर आता है साल 1986, जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। दाऊद पठान गैंग के सामद खान को मार गिराता है। और इसी के बाद मुंबई पुलिस पूरी तरह उसके पीछे पड़ जाती है। हालात ऐसे बनते हैं कि दाऊद को भारत छोड़कर दुबई भागना पड़ता है। उसके जाने के बाद भारत में उसके सारे गैर कानूनी कामकाज को संभालने की जिम्मेदारी राजेंद्र उठाता है। अपनी वफादारी और काम करने के तरीके से वो जल्दी ही दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड में उसे छोटा राजन के नाम से जाना जाने लगता है। छोटा राजन डी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन इसी बीच शकील नाम का एक और गैंगस्टर भी दाऊद के करीब आता जा रहा था। धीरे धीरे शकील और छोटा राजन के बीच ये मुकाबला शुरू हो जाता है कि कौन दाऊद का सबसे करीबी बनेगा। यही प्रतिस्पर्धा आगे चलकर गहरी दुश्मनी में बदल जाती है। 1990 की शुरुआत में शकील छोटा राजन पर जानलेवा हमला करवाता है। लेकिन इसके बावजूद दाऊद शकील को अपने करीब बनाए रखता है। यही वजह थी कि दाऊद और छोटा राजन के बीच दूरी बढ़ने लगती है। आखिरकार 1993 में दाऊद पाकिस्तान के साथ मिलकर मुंबई में बम धमाके करवाता है। इस घटना के बाद छोटा राजन दाऊद को गद्दार और आतंकवादी घोषित कर देता है और उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेता है। वो ये भी ऐलान करता है कि धमाकों में मारे गए लोगों का बदला वो दाऊद को मारकर जरूर लेगा। यहीं से अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक दुश्मनी की शुरुआत होती है। साल 2000 में दाऊद के लोगों द्वारा बैंकॉक में छोटा राजन पर एक बेहद खतरनाक हमला किया जाता है। पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर आए शूटर्स अस्पताल में भर्ती राजन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है। उस दिन के बाद से छोटा राजन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, दाऊद की मौत। डोभाल ये अच्छी तरह जानते थे कि दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने छोटा राजन से संपर्क किया और जैसे ही दाऊद को मारने की बात सामने आई, राजन ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद शूटर्स दिल्ली भेज दिए। इन शूटर्स का इस्तेमाल करके डोभाल एक साथ दो चाल चलते हैं। पहली,
उन्हें सूडान के पासपोर्ट पर दुबई भेजा जाएगा ताकि भारत सरकार पर किसी तरह का शक ना आए। और दूसरी, अगर दाऊद मारा जाता है तो ये मामला सिर्फ दो गैंग्स की आपसी दुश्मनी जैसा लगेगा। 1 जुलाई 2005 दिल्ली पहुंचते ही डोभाल इन दोनों को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हैं। यहां इन्हें बताया जाता है कि 23 जुलाई को दाऊद की बेटी का दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन है। तुम दोनों को सडन के नागरिक बनाकर दुबई भेजा जाएगा। होटल के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग से तुम्हें क्लियर शॉट मिल जाएगा, लेकिन दाऊद एक बार होटल में घुस गया तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें मेन गेट पे ही उसे मार गिराना होगा। ये सब बताने के बाद इन दोनों शूटर्स की 3 हफ्ते की ट्रेनिंग चलती है, जिसमें उन्हें होटल का नक्शा समझाया जाता है, स्नाइपर से निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है और दाऊद को मारने के बाद एग्जिट रूट का रास्ता समझाया जाता है। सब कुछ एक हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट जैसा चल रहा था। तैयारी पूरी थी, तारीख नजदीक आ रही थी। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा दिल्ली के एक होटल में रुके हुए थे। यहां से उन्हें अपनी फाइनल फ्लाइट पकड़नी थी। खुद अजीत डोभाल भी उस होटल में मौजूद थे। वो आखिरी बार शूटरों को ब्रीफ कर रहे थे। भारत की खुफिया एजेंसी इतिहास का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही थी। अगर यह सफल होता तो दाऊद इब्राहिम का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इधर भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर को नरक भेजने की तैयारी पूरी गति से चल रही थी, और उधर दिल्ली से 1300 किलोमीटर मुंबई में कुछ ऐसा घट रहा था जो पूरे ऑपरेशन को खटाई में डाल सकता है, और इसका अंदाजा डोभाल को भी नहीं था। मुंबई क्राइम ब्रांच की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। 2 अफसर काफी दिनों से एक फोन रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहे थे और आज जाके उन्होंने ये आवाज पहचान ली थी। जैसे ही इन्होंने ये आवाज पहचानी तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये तुरंत अपनी आला अधिकारी आईपीएस मीरा बोरवणकर को यहां बुला लेते हैं। मीरा के यहां पहुंचते ही एक अफसर बताता है, मैडम, इस रिकॉर्डिंग में जो 3 लोग बात कर रहे हैं उसमें से 2 तो वांटेड गैंगस्टर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा है। तीसरी आदमी की आवाज हमारे किसी भी डाटाबेस से मैच नहीं कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच इन दोनों को कई महीनों से ढूंढ रही थी, इसलिए आज इनकी खबर मिलते ही मीरा तुरंत पूछती है, इनके बारे में और क्या पता चला है। इस पर वो अफसर जवाब देता है कि ये दोनों नेपाल से कलकत्ता और फिर दिल्ली आए हैं और रिकॉर्डिंग से लग रहा है कि ये किसी नेता या व्यापारी का खून करने के लिए आए हैं। इतना सुन मीरा के कान भी खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत अपने बेस्ट अफसरों की एक मीटिंग बुला लेती है। मीटिंग में कई देर बातचीत के बाद फैसला लिया जाता है कि इन दोनों को दिल्ली में गिरफ्तार करके मुंबई लाया जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी डीसीपी धनंजय कमलाकर को दी जाती है और इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन एक्स। अब देखना यह था कि क्या मुंबई पुलिस डोभाल की चतुराई के आगे घुटने टेक देगी या इस बार डोभाल को शय और मात का सामना करना पड़ सकता है। 18 जुलाई 2005 दिल्ली के लूटेंस इलाके में मौजूद एक होटल के अंदर एक बेहद अहम पल चल रहा था। कमरे के भीतर अजीत डोभाल और दोनों शूटर्स की फाइनल ब्रीफिंग जारी थी। हर बात, हर मोमेंट, हर सेकंड, सब कुछ बेहद सटीक तरीके से तय किया जा रहा था। उधर दूसरी तरफ डीसीपी कमलाकर और उनकी टीम किसी भी वक्त दिल्ली पहुंचने वाली थी, जबकि पाकिस्तान में बैठा दाऊद दुबई जाने के लिए बेचैन था। दोनों शूटर्स को 2 दिन बाद निकलना था और ये मुलाकात डोभाल से उनकी आखिरी मुलाकात होने वाली थी। इसके बाद शायद वो कभी उनका चेहरा भी नहीं देख पाते। डोभाल अपने सामने रखे होटल के ब्लूप्रिंट को लगातार देख रहे थे, हर एंगल को समझ रहे थे और कुछ ही देर बाद वो एक बार फिर पूरे ऑपरेशन का प्लान शुरू से अंत तक दोहराने लगते हैं। इसी बीच जैसे ही डोभाल ने प्लान समझाना शुरू किया, ठीक उसी समय मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंचकर सीधे होटल की ओर बढ़ जाती है। होटल पहुंचते ही अधिकारी अपना आई कार्ड दिखाते हैं और रिसेप्शन पर बैठी लड़की से दोनों शूटर्स के नाम बताते हुए उनके कमरे का नंबर पूछते हैं। उन्हें बताया जाता है कि दोनों 5वें फ्लोर पर ठहरे हुए हैं। इतना सुनते ही मुंबई पुलिस बिना देर किए उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत ऊपर की ओर बढ़ जाती है। उधर कमरे के अंदर डोभाल को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है। वो अपनी ब्रीफिंग खत्म करते हैं और दोनों शूटर्स को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए होटल की इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही पलों बाद जब मुंबई पुलिस कमरे तक पहुंचती है तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। कमरा पूरी तरह खाली था। ये देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। तभी एक अधिकारी खिड़की की तरफ बढ़ता है और नीचे झांकता है। उसकी नजर तुरंत उन दोनों शूटर्स पर पड़ती है जो एक गाड़ी में बैठ रहे थे।
उधर गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगती है और इधर मुंबई पुलिस तुरंत होटल से बाहर निकलकर उस गाड़ी का पीछा शुरू कर देती है। कुछ देर तक ये पीछा जारी रहता है और फिर एक सुनसान सड़क पर पुलिस अपनी गाड़ी आगे लगाकर रास्ता रोक देती है। अचानक ब्रेक लगते हैं और डोभाल की गाड़ी रुक जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मुंबई पुलिस के अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरकर डोभाल की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्थिति को देखते ही डोभाल समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। वो तुरंत दोनों शूटर्स को इशारा करते हैं कि वे गाड़ी में ही बैठे रहें और खुद धीरे से बाहर उतरते हैं। उन दिनों डोभाल आज की तरह पहचाने जाने वाले चेहरे नहीं थे, क्योंकि वो अभी अभी जासूसी की दुनिया से बाहर आए थे। यही वजह थी कि मुंबई पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाती और गुस्से में उनसे सख्ती से सवाल जवाब करने लगती है। लेकिन डोभाल बिना घबराए अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, अपना चश्मा ठीक करते हैं और पूरी शांति के साथ कहते हैं, मैं रिटायर्ड आईबी चीफ हूं। इतना सुनते ही मुंबई पुलिस थोड़ी शांत होती है और डोभाल को बताती है कि गाड़ी में बैठे दोनों लोग गैंगस्टर्स हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वे यहां आए हैं। इस पर डोभाल उन्हें समझाते हैं कि ये एक बेहद सीक्रेट मिशन का हिस्सा है और वे अपने किसी सीनियर अधिकारी से उनकी बात करवाएं। इसके बाद डोभाल की बातचीत मीरा बोरवणकर से करवाई जाती है। डोभाल उन्हें पूरी स्थिति समझाते हैं, लेकिन शुरुआत में मीरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। उन्हें शक होता है कि इतना सीनियर आईपीएस अधिकारी गैंगस्टर्स के साथ कैसे हो सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। इस संदेह को दूर करने के लिए वो डोभाल से उनके मुंबई पुलिस के बैचमेट्स के नाम पूछती हैं, जिनका जवाब डोभाल तुरंत दे देते हैं। इसके बावजूद मीरा को भरोसा नहीं होता, तो वो आईबी की मुंबई ब्रांच में एक ऑपरेशन के बारे में पूछताछ करवाती हैं। ये ऑपरेशन इतना गोपनीय था कि वहां भी किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए ऐसे किसी मिशन के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया जाता है। यही सुनकर मीरा तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश देती हैं कि दोनों गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया जाए। अपने ही देश की पुलिस के हाथों मिशन बिगड़ता देख डोभाल भी बेचैन हो उठते हैं और तुरंत दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर मदद मांगते हैं। उनके एक फोन पर ही दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं, लेकिन तब तक मामला काफी बढ़ चुका था। स्थिति इतनी गर्मा जाती है कि मीडिया भी वहां पहुंच जाती है और खबर फैल जाती है कि डोभाल छोटा राजन के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हालात को देखते हुए डोभाल को मजबूरन मुंबई पुलिस के हवाले उन गैंगस्टर्स को करना पड़ता है। बाद में जब इस घटना को लेकर उनसे सवाल किया जाता है तो देश की छवि को ध्यान में रखते हुए वो साफ कहते हैं कि उस समय वो घर पर टीवी देख रहे थे। इस तरह डोभाल और भारत सरकार पर सीधे तौर पर कोई दाग नहीं लगता, लेकिन मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई के कारण दाऊद को खत्म करने का मौका हाथ से निकल जाता है। साल 2015 में बीजेपी नेता आर.के. सिंह ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि लंबे समय तक मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी दाऊद के प्रभाव में काम करते रहे। आज भी ये चर्चा होती है कि इस ऑपरेशन के फेल होने के पीछे कहीं न कहीं सिस्टम के अंदर छिपे लोगों का हाथ था। सच्चाई जो भी रही हो, लापरवाही या गद्दारी, नतीजा एक ही निकला। 23 जुलाई 2005 की शाम दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन हुआ। मेहमान आए, जश्न हुआ और दाऊद भी वहां मौजूद था, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित रहा। भारत का ये मिशन नाकाम हो चुका था। इसके बाद विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को जेल जाना पड़ा। कुछ समय बाद दोनों जमानत पर बाहर आए, लेकिन फरीद तनाशा की किस्मत ने साथ नहीं दिया। साल 2010 में उसके घर में घुसकर छोटा राजन के ही विरोधी गुट ने उसकी हत्या कर दी। वहीं विकी मल्होत्रा आज भी अंडरवर्ल्ड में कहीं गुमनाम है। छोटा राजन, जो कभी दाऊद से बदला लेने के लिए जी रहा था, बाद में खुद निशाने पर आ गया। दाऊद के लोग लगातार उसकी तलाश में थे। आखिरकार 2015 में जब केंद्र में नई सरकार थी और अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन चुके थे, तब छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। कई लोगों का मानना है कि यह गिरफ्तारी से ज्यादा एक तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन था, ताकि उसे दाऊद के खतरे से बचाकर भारतीय जेल की सुरक्षा में रखा जा सके। इसके अलावा 2013 में भी रॉ द्वारा दाऊद को खत्म करने की एक कोशिश की गई थी। इस गुप्त ऑपरेशन को सुपर बॉयज नाम दिया गया था, जिसमें 9 अनजान गनमैन को भारत से पाकिस्तान भेजा गया था। उन्होंने वहां पहुंचकर पूरी तैयारी कर ली थी और एक दरगाह के पास उसे निशाना बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन आखिरी समय में दिल्ली से एक कॉल आता है और मिशन को रोक दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग वापस भारत लौट आते हैं। आज भी माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम कराची के किसी इलाके में छिपा बैठा है। शायद उम्र के साथ वो कमजोर हो चुका हो, लेकिन वो अब भी भारत के कानून की पकड़ से दूर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम ऐसे ही रोचक और सच्ची कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।